हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी जो 12th की पढ़ाई होगी वो भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट क्लासेस में हमने चैप्टर थर्ड को कंप्लीट किया था और उसके एनसीईआरटी के कुछ अंकित प्रश्नों को भी हल किया था। आपने उनका काफी अच्छे से अभ्यास करा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आज से हम फोर्थ चैप्टर जिसे हम कहते हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसे इंग्लिश में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कहा जाता है, इसे हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इन दो शब्दों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं गतिमान आवेश। गतिमान आवेश जिसे मूविंग चार्ज भी कहते हैं, जिसे हम मूविंग चार्ज भी कहते हैं। अब आप समझिए कि सबसे पहले हमने पहले चैप्टर में स्थिर वैद्युतिकी में आवेश के बारे में हमने डिटेल में अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये बातें समझी थी कि आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा धनावेश, एक होता है ऋणावेश। और साथ ही हमने ये बात समझी थी कि जो आवेश जो होता है उसके क्वांटीकरण सिद्धांत को समझा था कि आवेश जो होता है वो सतत नहीं होता, वह विरत रूप में होता है, यानी कि वह खंडों में होता है। और आवेश का जो न्यूनतम मान होता है वह एक इलेक्ट्रॉन अथवा एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, जिसको कि हमने 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर बताया था। इलेक्ट्रॉन पे इतना ही ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे इतना ही धनावेश होता है। साथ ही हमने कहा था कि कोई भी जो आवेश होगा इस न्यूनतम मान का, यानी कि 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का पूर्ण गुणज ही होगा। यानी कि वो 1 गुना हो सकता है, 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 1000 गुना हो सकता है, लेकिन 1.5 गुना नहीं हो सकता, 2.3 गुना नहीं हो सकता, यानी कि फ्रिक्शन में नहीं हो सकता, भिन्नों में नहीं हो सकता। तो ये सब बातें हमने वहां समझी थी। साथ ही हमने पिछले चैप्टर में एक बात और समझी। हमने कहा जब कोई आवेश चलता है तो आवेश के प्रवाह से एक नई घटना उत्पन्न होती है, उसको हम नाम देते हैं विद्युत धारा। अर्थात यदि हम कहें कोई आवेश गतिमान है तो इसका अर्थ है इससे जो उत्पन्न हो रहा है वह है वैद्युत धारा उत्पन्न हो रही। और जो विद्युत धारा का हमने सूत्र पढ़ा था वह हमने सूत्र पढ़ा था I इजिकल टू होता है Q अपॉन T, जहां I को हम I का जो मात्रक हमने निकाला था वह एम्पियर था। तो यह तो हमने समझा गतिमान आवेश के बारे में। अब हम समझते हैं कि चुंबकत्व तो क्या होता है। तो हमारा अगला जो बेसिक टॉपिक है वो हमारा है चुंबकत्व, जिसे इंग्लिश में मैग्नेटिज्म कहा जाता है। चुंबकत्व किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरे। उसके जो शीर्ष हैं, दो सिरे हैं, एक तो यह गुण होना चाहिए और दूसरा उस पदार्थ के अंदर यह गुण होना चाहिए कि यदि उसको किसी लौह पदार्थों के समीप लाया जाए तो वह लौह पदार्थों को अपने आकर्षित कर ले। यदि यह दो गुण किसी भी पदार्थ में है तो हम कहते हैं उसके अंदर चुंबकत्व का गुण है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म का गुण है। तो हमने कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज कही? हमने कहा चुंबकत्व की दो प्रॉपर्टी हैं। एक जिसे हम कहते हैं यह लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और दूसरा गुण उसके अंदर यह होना चाहिए कि यदि उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर
इसके सिरे हमेशा, एक बार नहीं, हमेशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं, दिशा में ठहरते हैं। तो हम कहते हैं कि जिन भी पदार्थों में यह दो गुण पाए जाएं कि वह लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे, इस प्रॉपर्टी को हम इंग्लिश में नाम देते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी यानी कि आकर्षण का गुण। और दूसरा होता है, इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, अर्थात इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो हमेशा दो निश्चित दिशाओं में जाकर के ठहर रहा है इसके सिरे, एक उत्तर दिशा और एक दक्षिण दिशा। तो यदि किसी भी पदार्थ में यह दो गुण पाए जाएं तो हम कहेंगे उसके अंदर चुंबकत्व का गुण है। और ऐसे सभी पदार्थ जिनके अंदर यह दो चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं चुंबक, मैग्नेट कहा जाता है इनको। हम अपने व्यवहारिक जीवन में आप देखते होंगे कि हमें चुंबक के अलग अलग रूप दिखते हैं। कहीं पर हमें नाल चुंबक दिखाई देता है, जो जैसे घोड़े की नाल होती है उसके पांव में ठोका जाता है इस प्रकार से यू शेप का, इसे हम नाल चुंबक कहते हैं। कहीं पर हमें दंड चुंबक दिखाई देता है इस तरीके का, तो इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इसमें भी नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो हम कहते हैं चुंबक में यह दो गुण तो होने ही चाहिए। साथ में चुंबक, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि चुंबक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण गुण यह भी होता है कि इसमें दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दूसरे ध्रुव को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। जो ध्रुव उत्तर दिशा में जाकर के ठहरता है चुंबक का, उसे उत्तरी ध्रुव नाम देते हैं, और जो ध्रुव दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरता है चुंबक का, उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। हम यहां पर मान लो यहां हमने एक मैग्नेट बनाया, यह हमारे पास दंड चुंबक है, इसके दो ध्रुव हैं, ये नॉर्थ पोल और यह वाला जो ध्रुव है इसे कहते हैं साउथ पोल। ये उत्तरी ध्रुव है, हिंदी में लिखें तो उत्तरी ध्रुव, और ये होता है हमारे पास दक्षिणी ध्रुव। अर्थात इसे यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो इसका यह सिरा उत्तर दिशा की तरफ जाकर के ठहरता है और दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की तरफ जाकर के ठहर जाता है। चुंबक, कोई भी यदि हमारे पास चुंबक होता है उसमें यह दो ध्रुव अवश्य ही पाए जाते हैं। चुंबकों में कभी भी एकांकी ध्रुव संभव नहीं है। ऐसा कोई चुंबक संभव नहीं है कि जिसमें केवल एक ही ध्रुव हो, या तो केवल उत्तर ध्रुव हो या फिर केवल दक्षिण ध्रुव हो, ऐसा कोई चुंबक संभव नहीं है। अर्थात हम कहें हमारे पास ये चुंबक था, हम इसको यदि ठीक इसके मध्य बिंदु से काट दें, दो हिस्सों में इसको विभाजित कर दें, तो यह हिस्सा यह नॉर्थ पोल बन जाएगा, और जो बीच से काटेंगे तो ये दूसरा सिरा इसका साउथ पोल बन जाएगा। इसी प्रकार इधर वाले हिस्से की बात करें तो इधर वाला सिरा हमारा साउथ पोल था, तो इधर वाला यानी कि ये वाला हिस्सा ये हमारा बन जाएगा नॉर्थ। और इनको भी यदि काटते चले जाएं तो हमेशा लास्ट में यदि एक छोटा सा कण भी बच जाएगा चुंबक का, तो उसके अंदर भी दो ध्रुव अवश्य ही पाए जाएंगे। उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव होगा और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। तो यह हमारे पास किसी चुंबक की जो सामान्य विशेषताएं होती है, सामान्य गुण होते हैं, वो हमें यहां पर पता चल गए। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात आती है चुंबक के संदर्भ में। जैसे हमने आवेशों के संदर्भ में पढ़ा था कि जो आवेश होते हैं उसमें बल रेखाएं निकलती है, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से, धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं और ऋण आवेश पर प्रवेश करती है, और इनके द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से किसी चुंबक के द्वारा भी एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। हम यदि इस प्रकार से एक चुंबक का बनाएं, जिसका मान लेते हैं यह सिरा नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है और यह सिरा दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है, तो
जो चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी या निकलेंगी वह चुंबक के बाहर से उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश कर जाती। जैसे वैद्युत बल रेखाएं निकलती थी, धन से निकल के ऋण में प्रवेश करती थी, ठीक इसी प्रकार यह उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती। और इसके साथ एक और बात यह है कि यह बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण में प्रवेश करती हैं, जबकि चुंबक के भीतर दक्षिण से निकलती हैं और उत्तर पर प्रवेश करती हैं। इस प्रकार से तो यदि विस्तृत रूप में हम इसे समझें तो हम कह सकते हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं यह एक बंद वक्र का निर्माण करती है। आवेशों की तरह इसके वक्र जो होते खुले हुए नहीं होते। देखिए, आवेशों में और चुंबक में एक और अंतर है। आवेश एकांकी संभव है, एक धन आवेश संभव है किसी एक स्थान पर, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि उसके समीप में कोई ऋण आवेश ही हो। लेकिन चुंबक में ऐसा संभव नहीं है। चुंबक में यदि कहीं पर उत्तरी ध्रुव होगा तो उसके समीप दक्षिणी ध्रुव अवश्यमेव होगा, जरूर होगा। और जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी वह चुंबक के बाहर नॉर्थ से, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, दक्षिण की तरफ जाएंगी, और चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेगी, यानी कि एक बंद वक्र का निर्माण करती है चुंबकीय बल रेखाएं। तो यह चुंबकीय बल रेखाएं जितने भी हमारे चुंबक बनेंगे, किसी भी आकृति के बने, उन सब के लिए यह बल रेखाओं की जो विशेषताएं हैं ये सबके लिए समान होती है। उत्तर से निकलना, दक्षिण में प्रवेश करना बाहर, और चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना। अब हम यहां से अपना अगला टॉपिक अब शुरू करते हैं, जिसे हम समझते हैं ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा। हमारा अगला टॉपिक है ओस्टर्ड का प्रयोग। लगभग 1820 ईस्वी में, लगभग हमने कहा 1820 ईस्वी में, एक डेनमार्क के साइंटिस्ट थे हंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड। वह भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे, और जब वह एक बार एक मंच से अपने छात्रों को, लोगों को जब अपना व्याख्यान सुना रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तो एक प्रायोगिक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने देखा कि जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके समीप रखी जो हमारी चुंबकीय सुई होती है, जिसे दिक् सुई या कंपास नीडल्स भी कहा जाता है, उसमें विक्षेप आ जाता है। तो व्याख्यान समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में इस पर कई बार एक्सपेरिमेंट किए, लंबे समय तक प्रयोग करते चले गए, और अंत में उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। उसी को हम कहते हैं ओस्टर्ड का प्रयोग। ओस्टर्ड ने यह समझाया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो हम एक चालक ले लेते हैं। हमने इस प्रकार से एक चालक लिया, बैटरी ले ली, एक कुंजी ले ली, और यहां पर हमने एक चालक कर दिया। तो हम जानते हैं धन सिरा है, ऋण सिरा है, तो धारा धन से ऋण की तरफ बहती है बैटरी के बाहर, तो धारा इस दिशा में बहेगी। अब ये कहते हैं कि यदि हम इसके समीप पर एक चुंबकीय सुई रख दें, चुंबकीय सुई जिसे हम कंपास नीडल भी कहते हैं या दिक् सुई भी कहा जाता है, जो कि चुंबक की ही बनी हुई होती है। तो आपने देखा होगा ये कुछ इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की दिक् सुई होती है। तो जब इस दिक् सुई को स्वतंत्रता पूर्वक कहीं हम रखते हैं तो इसके सिरे हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशा में जाकर के ठहर जाते हैं। इसका अर्थ है कि यह सुई अपने आप में एक चुंबक है, इसीलिए तो इसके सिरे उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरते हैं। तो अब जब इस चुंबकीय सुई को हम किसी ऐसे चालक तार के समीप लाते हैं जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो प्रारंभ में हम लेते हैं कि इस तार में से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, हमने कुंजी को खुला रखा हुआ था। और जैसे ही हम देखते हैं
यह हमने दिक सुई बना दी, कंपास बना दी, कंपास निडल। जैसे ही हम परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो सुई अभी तक उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरी हुई थी, इसमें कोई विक्षेप नहीं था, कोई हलचल नहीं थी। जैसे ही यहां हम कुंजी को ऑन करके इस परिपथ में धारा प्रवाहित कराते हैं, यह सुई विक्षेपित हो जाती है। इस प्रकार से ये सुई विक्षेपित हो गई। जब तक परिपथ में विद्युत धारा बहती रहती है तब तक सुई में विक्षेप बना रहता है, और जैसे ही हम यहां से कुंजी हटा करके परिपथ में इस धारा के बहने को रोक देते हैं, धारा शून्य हो जाती है, यह सुई अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। स्टर ने यह एक्सपेरिमेंट कई बार प्रदर्शित किया और अंत में उसने यह निष्कर्ष निकाला कि जो ये कंपास निडल है, चुंबकीय सुई है, यह अपने आप में एक चुंबक है। और कोई भी चुंबक यदि विक्षेपित होता है, अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है, उसमें हलचल होती है, तो निश्चित रूप से उसके समीप कोई दूसरा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र जरूर होगा। अर्थात केवल विद्युत धारा के बहने से, विद्युत के प्रभाव से यह नीडल नहीं हिलने वाली थी, इसमें हलचल उत्पन्न नहीं होती। यह हलचल इसलिए उत्पन्न हुई कि धारा के कारण एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जिस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से यह जो हमारी दिक सुई है, यह विचलित हो गई, विक्षेपित हो गई। तो ओस्टर्न ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यदि इस चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई एक ऐसी चुंबकीय सुई रख दें तो वह क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। तो यह ओस्टर्न के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है। अब ओस्टर्न ने साथ में यह भी बताया कि चुंबकीय सुई की दिशा धारा परिवर्तित होने पर कैसे परिवर्तित हो जाती है। अर्थात यदि धारा की दिशा इस प्रकार से है तो चुंबकीय सुई ऐसे विक्षेपित हो रही है, और यदि धारा की दिशा को मैं परिवर्तित कर दूं, धारा की दिशा ऐसे की बजाय मैं ऐसे कर दूं, तो यह चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है, यानी कि अब ये इस प्रकार से विक्षेपित होती है। अर्थात यदि धारा की आप दिशा बदल देंगे तो चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि यदि धारा की दिशा परिवर्तित हो रही है तो जो हम कह रहे हैं कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो धारा की दिशा परिवर्तित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो रही है, जिसके कारण चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। तो धारा की दिशा और चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा, यह किस प्रकार से धारा होने पर विक्षेप किस दिशा में होगा, इसे समझाने के लिए ओस्टर्न ने एक और नियम दिया जिसे हम कहते हैं स्नो रूल, यानी कि SNOW, स्नो का नियम। अब समझते हैं ये स्नो का नियम होता क्या है। S और N का अर्थ होता है, हम कहते हैं यदि धारा S यानी कि साउथ यानी कि हम कहते हैं दक्षिण दिशा, धारा दक्षिण से उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ, उत्तर की ओर प्रवाहित हो यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ यदि धारा बह रही है, और O का मतलब होता है ओवर, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हो, और चालक तार चुंबकीय सुई के ऊपर को इंग्लिश में कहते हैं ओवर, जो हमारा यहां पर वर्ड आया है ओ, इस ओ को यहां इससे प्रदर्शित करते हैं। यदि चालक तार चुंबकीय सुई के ऊपर स्थित हो
तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव W मतलब वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा, में विक्षेपित होगा। एक ये छोटा सा नियम है, इससे हमें बहने वाली धारा से कैसा विक्षेप उत्पन्न होगा चुंबकीय सुई में, वह हमें ज्ञात हो जाता है। अर्थात शॉर्ट में समझें, यदि कोई धारा S से N यानी कि साउथ से नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही हो, और जो चालक तार है, जैसे यहां पर हमने लिया, यह चालक तार चुंबकीय सुई के ऊपर स्थित हो, तो जो हमारी चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव होगा वह W यानी कि वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर खिसक जाएगा। अब इसमें हम कह सकते हैं कि जरूरी तो नहीं है कि हमेशा धारा जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ ही बहे, या हम ये नहीं कह सकते कि जरूरी नहीं है कि चुंबकीय सुई और चालक के बीच में यह संबंध हो कि हमेशा चालक तार चुंबकीय सुई के ऊपर ही रहे, यह दिशाएं परिवर्तित भी हो सकती है। तो ओस्टर्ड कहता है कि जैसे दिशा परिवर्तित होगी उसका परिणाम भी उसी प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात यदि जो हमने कहा है कि धारा की दिशा S से N की तरफ है, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है, यदि ये रिवर्स हो जाए, बदल जाए, यानी कि धारा यदि नॉर्थ से साउथ की तरफ बहे और यदि तार चुंबकीय सुई के ऊपर ही हो, तो उत्तरी ध्रुव जो होगा वह बिल्कुल विपरीत दिशा में विक्षेपित होगा, क्योंकि यहां धारा विपरीत दिशा में हो गई, तो जो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव होगा वो पश्चिम की बजाय पूर्व दिशा की ओर विक्षेपित हो जाएगा। हम और भी एक और नियम इसमें लगा सकते हैं। हम कहें धारा तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ही बह रही है, दक्षिण से उत्तर की तरफ ही बह रही है, पर दूसरी स्थिति लें कि यदि चालक तार चुंबकीय सुई के ऊपर न होकर के नीचे स्थित हो, तब क्या होगा? तभी भी यदि नीचे स्थित होगा तो जो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव होगा वो पश्चिम की बजाय पूर्व दिशा की ओर विक्षेपित हो जाएगा, खिसक जाएगा। तो इस प्रकार यहां हम स्थितियां बदल करके चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, और यही हमारा क्या होता है, ओस्टर्ड का प्रयोग होता है। तो अब हमारे को यह तो पता चल गया, ओस्टर्ड ने यह बता दिया कि जब किसी चालक तार में से धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब हम यह देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका परिमाण कितना होता है, क्योंकि ओस्टर्ड ने केवल यही बताया था कि चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, उसकी मात्रा कितनी होगी, उसकी दिशा क्या होगी, इसके बारे में ओस्टर्ड ने आगे कुछ भी नहीं बताया। तो अब हम समझेंगे कि चुंबकीय किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों तरफ कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायो-सेवार्ट का नियम, बायो-सेवार्ट लॉ। अभी हमने ओस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा कि जिसमें लास्ट में यह निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हमने कहा ओस्टर्ड ने यह तो बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, उसका परिमाण कितना होगा, उसकी दिशा क्या होगी, इसके बारे में ओस्टर्ड ने कोई भी हमें जानकारी नहीं दी, कोई भी फार्मूला नहीं दिया। बाद में चल करके इसी फील्ड में बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया, और बाद में एक साइंटिस्ट थे बायो और सेवार्ट, इन्होंने मिलकर के इसके लिए एक नियम दिया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके समीप जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह कितना होगा। तो इसके इनके अनुसार हम कहते हैं यदि ये हमने एक चालक ले लिया, मान लेते हैं इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा है I, इससे कुछ दूरी पर यहां पर हमने एक बिंदु ले लिया, मान लेते हैं यह बिंदु है P। तो इस
धारावाही चालक के एक खंड, जिसे हम धारा खंड नाम देंगे, इस खंड का अर्थ है कि एक छोटा सा चालक का एक छोटा सा हिस्सा लेना है। इस चालक की यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होती है उसे हम dl या डेल्टा एल से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं डेल्टा एल से प्रदर्शित कर रहे हैं, या आप dl से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमने कहा ये डेल्टा एल है, और इस खंड के द्वारा हम P बिंदु पर यह देख रहे हैं, क्योंकि धारा जो नीचे से जा रही है वो इस खंड में से भी होकर के प्रवाहित होगी। तो इतने से खंड से जब धारा प्रवाहित होगी तो इतने से खंड द्वारा इस P बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, हम यह जानना चाह रहे हैं। तो इसके लिए बायो-सैवर्ट ने नियम दिया कि किसी धारा खंड द्वारा उसके समीप किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वह चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि यह धारा खंड क्या है, सूक्ष्म, तो चुंबकीय क्षेत्र भी जो होगा वो सूक्ष्म ही उत्पन्न होगा। इसे हम डेल्टा बी से प्रदर्शित कर रहे हैं। डेल्टा बी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है अनुक्रमानुपाती होता है सबसे पहले इस धारा खंड की लंबाई यानी कि डेल्टा एल की। उस पी बिंदु पर जो डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र कहां उत्पन्न होगा, इस पी बिंदु पर डेल्टा बी। तो डेल्टा बी जो चुंबकीय क्षेत्र पी बिंदु पर उत्पन्न होगा वह अनुक्रमानुपाती होता है इस धारा के परिमाण के, यानी कि धारा आई की। अर्थात धारा का मान अधिक होगा तो पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा शक्तिशाली उत्पन्न होगा, और धारा का परिमाण कम होगा तो पी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी कम होगा। तीसरा, यह जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यह अनुक्रमानुपाती होता है इस धारा खंड को पी से मिलाने वाली रेखा और इस धारा खंड के बीच बनने वाला कोण जो हमारा होता है थीटा, इसकी ज्या के, यानी कि साइन थीटा के। साथ ही जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह इस धारा खंड को पी से मिलाने वाली रेखा की लंबाई के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है, यानी कि यह व्यतक्रमानुपाती होगा 1/r²। अब यदि इन सब नियमों को आपस में जोड़ दिया जाए तो हमारा सूत्र बनेगा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होगा I इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा बटे r² के। और यदि अनुक्रमानुपाती का निशान हटा दिया जाए तो हम एक कांस्टेंट ले लेंगे k, और साथ में आ जाएगा I गुणा डेल्टा एल गुणा साइन थीटा बटे r²। और प्रयोगों द्वारा हम देखते हैं कि हम लिखते हैं जहां k अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और प्रयोगों द्वारा हम देखते हैं k का मान होता है μ0/4π के। तो यदि ये मान यहां रख दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा आता है डेल्टा बी बराबर μ0/4π, साथ में हो गया I डेल्टा एल साइन थीटा बटे r² के। यह हमारा क्या होगा, इस धारावाही चालक के एक सूक्ष्म धारा खंड जिसकी लंबाई डेल्टा एल है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, उससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिसमें कि धारा खंड को P से मिलाने वाली रेखा थीटा डिग्री का कोण बना रही है। तब इस P बिंदु पर इस धारा खंड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यदि डेल्टा बी हो तो डेल्टा बी बराबर होगा μ0/4π I डेल्टा एल साइन थीटा बटे r² के बराबर होगा। जहां हम लिख सकते हैं जहां μ0 को हम निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता कहते हैं, इसे हम कहते हैं निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता।
ठीक ये वैसे ही होती है जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में एप्सिलॉन जीरो पढ़ा था, जो निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता होती थी। इसी प्रकार से म्यू नॉट निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता होती है। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का हमें एक परफेक्ट मान पता होता है, ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर होता है 10⁻⁻7, और ये होता है इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो म्यू नॉट का जो मात्रक आएगा, या हम कह सकते हैं म्यू नॉट का मान निकालना चाहें तो म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से हमने इस कांस्टेंट का मान भी बता दिया। अब बात आती है जो हम यहां चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है, यह चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है, आपको ध्यान रखना है। चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम बी से प्रदर्शित कर रहे हैं, यहां सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र इसलिए डेल्टा बी से प्रदर्शित कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। अब तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा तो हम बता सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक, वैसे तो इसके बहुत सारे मात्रक होते हैं, पर फिलहाल हम पहला मात्रक लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक होता है टेस्ला। एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? टेस्ला होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बायो सैवर्ट ने किसी धारावाही चालक से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर धारावाही चालक के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके लिए हमारे को एक परफेक्ट व्यंजक दे दिया, जिसका मान डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई गुणा डेल्टा एल गुणा साइन थीटा बटे आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमें यह तो पता चल गया कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, पर साथ ही हम कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो अब हम समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हम उसकी दिशा को कैसे ज्ञात करेंगे। अभी हमने बायो सैवर्ट नियम से यह जाना कि किसी धारावाही चालक से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर के बराबर होता है। पर उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्योंकि हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो नियम होते हैं। पहला नियम जिसे हम कहते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। जिसे इंग्लिश में हम राइट हैंड थंब लॉ कहते हैं। तो यह नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार मान लो ये मेरे पास एक धारावाही चालक है और इस धारावाही चालक में नीचे से ऊपर की ओर एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कहता है यदि हम यह कल्पना करें, हमें वास्तव में तो ऐसा नहीं करना है कि कोई चालक धारावाही है और तब हम उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम उसको पकड़े। तो यह कल्पना करनी है कि यदि कोई धारावाही चालक है जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, और हम कल्पना करें कि यदि हम हाथ से उस चालक को इस प्रकार से पकड़ें, इस तरह पकड़ें कि हमारा अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो चालक में धारा की दिशा कहां बह रही है? ऊपर की ओर बह रही है, तो अंगूठा कहां होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो हमारी ये जो मुड़ी हुई फिंगर होगी इस तरीके से, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, ये मुड़ी हुई जो फिंगर होगी, कर्व जो फिंगर होगी हमारी, यह
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यह हमारा होता है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि किसी चालक में इस प्रकार से धारा बह रही है तो इसमें हम राइट हैंड थंब लॉ लगाएं तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएगा और यहां से घूम करके बाहर आएगा। तो आपको एक और बात का ध्यान यहां पर रखना है कि जब हम किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यदि हम क्रॉस लगाएं कहीं पर तो इसका अर्थ है कि चुंबकीय क्षेत्र इस पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर जा रहा है। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत पृष्ठ से भीतर जा रहा है। अर्थात जहां जहां पर क्रॉस के निशान हो इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर जा रहा है। तो हमने कहा था यह धारावाही चालक में धारा ऊपर जा रही है तो यहां हमने राइट हैंड थंब लॉ लगाया, यहां से चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएगा और अंदर से ऐसे करके घूम करके वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए इस पृष्ठ से बाहर की ओर आएगा। तो इस पृष्ठ से जब वो बाहर आएगा तो यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इन बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं। तो इन बिंदुओं का अर्थ है कि चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर आ रहा है या दिष्ट है, बाहर की तरफ आ रहा है। यहां से अंदर की ओर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, यहां से लंबवत बाहर की ओर आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यह हमारा पहला तरीका था दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दूसरा नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो होता है उसे हम कहते हैं दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम यह माने कि हम किसी स्थान पर किसी पेंच को टाइट कर रहे हैं किसी पेचकस की सहायता से, जो जिस दिशा में पेचकस या पेंच भीतर की ओर जा रहा हो, पेंच यदि यहां पर हम कहें तो हम पेंच को अंदर डालने के लिए यह पेचकस पकड़ करके अपने हाथ को किस प्रकार से घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं। तो पेंच की दिशा क्या है, आगे की तरफ, पेंच आगे की तरफ जा रहा है। तो पेंच को आगे की दिशा में ले जाने के लिए हमारा पेचकस जिसको हमने अपने दाहिने हाथ से पकड़ा हुआ है वह जिस दिशा में हमारा हाथ घूमेगा वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अर्थात पेंच को यदि हमें टाइट करना है, अंदर की ओर भेजना है, तो हम पेचकस को ऐसे पकड़ करके जब ऐसे करके घुमाते हैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे, तो ये हमारा हाथ जिस दिशा में घूम रहा है वही हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जबकि अंदर जाता हुआ पेंच धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। और यही हमारा कहलाता है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो आप जब भी किसी धारावाही चालक से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे तो साथ ही वहां पर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बता सकते हैं। दिशा बताने के लिए आप दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम अथवा दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, इन दोनों में से कोई भी एक नियम का उपयोग कर सकते हैं। अब हम वहां पर क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर लेंगे। अब हमने यहां पर आपको दो बातें बताई कि यदि किसी पृष्ठ में इस प्रकार से क्रॉस के निशान लगे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। और यदि किसी पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र को इन बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ आ रहा है। और यदि किसी पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो, यानी कि इसी पृष्ठ पर बह रहा हो, इसी पृष्ठ पर पृष्ठ के ऊपर स्थित हो, तो उसको हम इन समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं।
इसका अर्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र है इस पृष्ठ पर ही है और दाएं से दाएं की तरफ जा रहा है। तो आपको जब भी हम आगे की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे, तो हम इन तीनों में से किसी एक संकेत का उपयोग करेंगे। या आप जब किताब में अपना स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, तभी भी आप ध्यान रखेंगे कि जहां पर डॉट्स होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ रहा है, पृष्ठ के लंबवत जहां क्रॉस है वहां चुंबकीय क्षेत्र भीतर आ रहा है, और जहां पर ऐसी रेखाएं हैं इसका मतलब पृष्ठ के समांतर, पृष्ठ के ऊपर ही चुंबकीय क्षेत्र एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, आज हमने 4th चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के कुछ हमने टॉपिक करे, जिसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने समझा गतिमान आवेश क्या होता है, जिस गतिमान आवेश के कारण जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो कितनी होती है, इसका मात्रा क्या होता है। साथ ही हमने ये समझा कि चुंबकत्व का गुण क्या होता है, जिन पदार्थों में पाया जाता है उन पदार्थों को हम चुंबक कहते हैं। साथ ही हमने चुंबक के जो मौलिक प्रवृत्ति होती है कि उसमें 2 ध्रुव पाए जाते हैं, इसके बारे में अध्ययन करा। साथ ही हमने ओस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट से यह जाना कि किस प्रकार एक धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके पश्चात हमने यह सीखा कि बायो-सेवर्ट नियम ने सही आंकिक मान बताया कि किसी धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए अंत में हमने यह 2 नियम पढ़े, जिसे हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम और दक्षिणावर्ती पेच का नियम कहते हैं। जो हमने आज पढ़ा ये काफी बेसिक बातें हैं। यदि आपको यह बातें समझ में आ जाएंगी तो यह चैप्टर आपको काफी हद तक आसान लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।